गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विज्ञान विषय में कक्षा 10th अध्याय फर्स्ट स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक भाग 8 वर्धन वंश एवं पाल वंश को जो है आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम जो कल जो है हमने गुप्त काल के विषय में पढ़ा, गुप्त काल के शासक के बारे में पढ़ा। जो भी आपके गुप्त काल के जो मुख्य शासक जो हैं उनके बारे में, जो कौन कौन से शासक जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो उन शासकों के बारे में जो है मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था। गुप्त काल जो है आपके इम्पोर्टेंट रहता है। मौर्य काल जितना इम्पोर्टेंट रहता है उतना गुप्त काल भी रहता है। गुप्त काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है क्योंकि इस समय जो है बहुत ही अधिकांश मात्रा में जो है उपलब्धियाँ जो है भारत को उपलब्धियाँ जो है इस काल में बहुत देखने को मिली हैं। बड़े कवि जो हैं इस काल में देखने को मिले हैं। वैज्ञानिक जो आविष्कार हैं या वैज्ञानिक का जो था इन्वायरमेंट, वो उस समय बहुत अधिकांश जो है देखने को मिला था हमें। तो हम कल गुप्त काल पढ़ रहे थे और गुप्त काल के बाद में आज जो है हम वर्धन वंश एवं पाल वंश पढ़ने वाले हैं। देखो, ये गुप्त काल पढ़ चुके थे हम। गुप्त काल का जो है आपकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हो चुकी थी और समाज चल रहा था। आपका समाज थोड़ा सा रह गया था कल। पहले हम थोड़ा आपका जो समाज का जो रह गया पार्ट उसको थोड़ा कंप्लीट करते हैं, फिर वर्धन वंश की ओर बढ़ते हैं। देखो, गुप्तकालीन समाज में जो है 4 वर्णों का विभक्त किया गया है। पहला ब्राह्मण वर्ग है, उनका कार्य था अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ और दान। ये समाज का जो पार्ट है ये भी आपको लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जो है जब आप कंपैरिजन करेंगे, जब अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि मौर्यकालीन समाज के बारे में बताओ और या गुप्तकालीन समाज के बारे में बताओ, तो आपको इनके बारे में डिफरेंस जो है पता होना चाहिए। तो गुप्तकालीन समाज में जो है वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की थी। पहला ब्राह्मण, अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। क्षत्रिय का कर्तव्य था राष्ट्र की रक्षा करना। वैश्य का कार्य व्यापार और वाणिज्य। शूद्र जो था वह सेवा प्रदाता था। ठीक है, गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा था। फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था। ठीक है, जन्म के आधार पर इस समय में गुप्तकालीन समाज में जो है जन्म के आधार पर जो है वर्ण था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जन्म के आधार पर। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक कृत्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था। पर्दा प्रथा नहीं थी, इसको अंडरलाइन करना है। समाज में आपके एक इम्पोर्टेंट रहता है 4 वर्ण। ब्राह्मण, इसका कार्य। क्षत्रिय, इसका कार्य। वैश्य, कार्य व्यापार वाणिज्य। शूद्र, सेवा। ठीक है, ये 4 जाति और इनका आधार क्या था? गुण व कर्म न होकर क्या था? वर्ण का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म था। ठीक है, ये हो गया इसकी इम्पोर्टेंट चीज़। फिर स्त्री के बारे में जहाँ कहीं भी स्त्री के विषय में कुछ आपको अलग दिखता है, वो आपको तो ऑटोमेटिकली याद करके कर ही लेना है। इसमें स्त्री शिक्षा के बारे में क्या दे रखा है? पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है, आपको क्या करना है, जब आप वापस से पढ़ो ना, तो वापस जैसे जैसे गुप्तकाल पढ़ते हो, गुप्तकाल के साथ में मौर्यकाल भी देखना है कि अगर गुप्तकालीन समाज में ये चीज़ दे रखी है इस विषय में, तो मौर्यकालीन समाज में किस प्रकार का समाज था। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको कंपैरिजन करते हुए आगे बढ़ते हुए पढ़ना है। ठीक है, और इस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। ठीक है, आगे देखो, ये जो है आपके सिक्के दे रखे हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा प्रचलित स्वर्ण मुद्रा जो है, ये इनके जो है आपको जो है इसके सिक्कों के ऊपर जो चित्र दे रखे हैं, इन्हें चित्र के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि उस समय जो है क्या स्थिति या क्या परिस्थिति रहेगी। जो हम इसकी उपाधियाँ पढ़ते हैं या जो भी हम इनके बारे में जानकारी हमको प्राप्त हो रही है, इन सिक्कों के माध्यम से हमको पता चलता है। देखो, ये स्वर्ण मुद्रा है, यानी कि उस समय स्वर्ण का प्रचलन था गुप्त काल में। तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि ये जो एक स्वर्णिम काल था, तो स्वर्णिम काल था, स्वर्ण का भी प्रचलन था। यहाँ पर सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, समाज की दृष्टि से देखें, इनके अभिलेखों की दृष्टि से देखें, तो ये सभी में जो है इनका उच्च स्थान हमको दिखाई देता है। स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी। स्वयंवर प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी। पर्दा प्रथा नहीं थी, स्वयंवर प्रथा थी। उस समय 8 प्रकार के विवाह होते थे। गुप्त काल में मिश्रित जातियाँ, मूर्धावशिक्त, करण, अम्बष्ठ, पार्श्व आदि उग्र थी। कायस्थ गुप्त युग में एक वर्ग था, परंतु बाद में यह एक जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण मिलता है, जबकि हमने मौर्य काल में असंतोषजनक स्थिति पढ़ी थी नारी की, लेकिन गुप्त काल तक आते आते नारी की जो है आदर्श चित्रण की बात कही गई है गुप्त काल में। ठीक है, इसीलिए बोलती हूँ कि आप थोड़ा कंपैरिजन करो, इसका पढ़ना है आपको। जब ये पढ़ते जाओ तो साथ साथ में बुक निकाल के जब इसका रिवीजन करो पढ़ाने के बाद में, तब आपको मौर्य काल के बारे में भी रिवाइज करना है। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है।
पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। ठीक है, ये जो है हमने इसका जो है गुप्तकालीन समाज के बारे में पढ़ा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश। ठीक है, इसका काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति जो शिव का उपासक था, इस वंश का प्रारंभ हुआ। यहाँ पे पुष्यभूति जो है वो इस वंश का प्रारंभ कर रहे हैं, वर्धन वंश का। ठीक है, आगे देखो, इस वंश में 3 राजा हुए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। वर्धन वंश भी आपकी इंपॉर्टेंट है, इसमें हर्षवर्धन जो है सर्वाधिक इंपॉर्टेंट रहता है आपका। ठीक है, इन जो 3 शासक दे रखे हैं वर्धन वंश में, तो वर्धन वंश में जो 3 शासक दे रखे हैं, तो प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसमें हर्षवर्धन इंपॉर्टेंट है आपका, हर्षवर्धन के बारे में भी आएगा, आगे आपको पढ़ना है। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन के युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईसा पूर्व में इसका वध भी कर दिया गया। ठीक है, शशांक जो था, जो बंगाल का गौड़ शासक था उस समय, तो राज्यवर्धन का जो है उसने राज्यवर्धन का वध कर दिया। उसके बाद उसका छोटा भाई जो था हर्षवर्धन बनता है शासक, जिसने 40 वर्ष तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया। वह निसंतान था, उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। तो प्रथम शासक तो था पुष्यभूति, और इसी के नाम पर इसके वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जा रहा है। इसके 3 ही शासक हुए, प्रभाकर वर्धन के साथ में शुरू होता है और हर्षवर्धन के साथ में इसका समापन हो जाता है इस वंश का। ठीक है, अतः उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा, राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। गौड़ बंगाल के राजा शशांक, 600 जो 6ठी शताब्दी है उसमें बंगाल का जो शासक है शशांक था। ठीक है, बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर डाला था और उसकी छोटी बहन राजश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला और काम रूप में राजा भास्कर वर्मा से संधि करके शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया था। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं, ये पुलकेशिन द्वितीय जो है इंपॉर्टेंट रहता है आपका, इसको अंडरलाइन करना, पुष्यभूति पुलकेशिन। ठीक है, इसको आगे जो है आपके इसके बारे में वापस से ये नाम आने वाला है, सुनने को मिलेगा आपको। हर्ष के साम्राज्य की सीमा उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, पूर्व में गंजाम, पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। आपको जो है यहाँ पर जो है हर्ष की सीमाएं कहाँ तक थी, उसका क्षेत्र जो है, उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक था, वो चीज़ दे रखी है। ठीक है, ये वाले इसकी जो है इसके साम्राज्य की है। ठीक है, कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। जिस समय हर्षवर्धन, ये सब आप देखोगे कि हर समय काल में आपको राजधानियाँ पढ़ने को मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि किस समय उन्होंने अपनी राजधानी जो है कौन सी रखी। हर्षवर्धन के समय राजधानी क्या बनी हुई है यहाँ पर, कन्नौज। ठीक है, आप क्या करना, जैसे जैसे हम काल पढ़ते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए जो बोला है, तो आप क्या करना, एक पेपर पर सारे एक तरफ तो लिखोगे आप, सारे जो भी आपके दे रखा है काल, क्या कहाँ से लेके कहाँ तक है, उसके आगे लिखोगे कौन सा वंश उस टाइम पीरियड में था। इससे क्या होगा कि आपको जो है टाइम पीरियड में जो कंटिन्यूटी दिखेगी ना, कि इस टाइम से इस टाइम तक ये वंश, इस टाइम से आपको जो है जो टाइम पीरियड है कंटिन्यूटली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम तो एग्जैक्ट दे रखे हैं कि इसके जस्ट बाद ये शासक बन रहा है, इसके जस्ट बाद ये शासक बन रहा है, तो उस पेपर को सिर्फ आप देख लेने से ही आपको क्या हो जाएगा, सारी कंटिन्यूटी हो जाएगी कि इस टाइम पीरियड में ये वंश आ रहा है, जैसे ये वंश खत्म हुआ, ये टाइम खत्म हुआ, इसके बाद में ये वंश आ गया, फिर ये टाइम खत्म हुआ, फिर इसके बाद में ये वंश आ गया। ठीक है, तो आपको जो है ये जो संख्या दे रखी है, सन जो दे रखा है, तो सन जो है आपको याद करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, और आपको जो सारे वंश जो दे रखे हैं उसको भी समझने में आपको जो है सहायता मिलेगी, या आपको हेल्प रहेगा इससे। ठीक है, कि इसके बाद में ये वंश आ रहा है, इसके बाद में ये वंश आ रहा है, क्योंकि सारे वंश जो है कंटिन्यू है। ठीक है, आगे देखो, ये नोट्स जो है आपको खुद को प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, आपको खुद, ताकि आपके जो है बाद में जो है आपको याद करने में, क्योंकि हिस्ट्री जो है इसमें आपको ये डिफ़िकल्ट रहना है कि ये जो वर्ड जो है इसमें ऐसे वर्ड आते हैं दिखने में, तो अभी आपको ऐसे आप पढ़ लोगे नॉर्मली, लेकिन हर एक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है और आपको याद रहना ज़रूरी है। और याद करने के लिए आपको हिस्ट्री में तो नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो नोट्स बनाते, अगर नोट्स बनाना नहीं आ रहा है तो जो मैं इंपॉर्टेंट लाइनें बोलती हूँ और जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे वैसे ही कर लिया करो। अगर आपको नोट्स बनाना नहीं आ रहा है, जैसे कि मैंने आज आपको बताया कि एक तरफ सन लिख लेना, और जैसे जैसे वंश जो आ रहे हैं
जैसे कि पहले मौर्य वंश आया, उसका पहला टाइम पीरियड लिख लो, फिर उसके आगे मौर्य वंश, फिर बाद में आप लिखोगे गुप्त काल का टाइम पीरियड, फिर इसके आगे लिखोगे गुप्त काल। फिर अपने आगे अपन ने पढ़ा वर्धन वंश, तो वर्धन वंश कौन सी शताब्दी में, हमारा 6ठी शताब्दी में, ठीक है। तो पुष्यभूति वंश, ठीक है। ऐसे ऐसे जो है आपको नोट्स बनाने हैं। हर्ष ने कौन सी पदवी धारण की, महाराजा धीराज की। जैसे गुप्त काल में हम पढ़ रहे थे, इसने ये शासक ये उपाधि ली, ये उपाधि ली, तो हर्ष ने भी किसकी ली, महाराजा धीराज की। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था, बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया, ठीक है। फिर से बौद्ध धर्म, मतलब कि इस टाइम पीरियड में वापस से बौद्ध धर्म देखने को मिल रहा है। मौर्य काल के बाद में वापस हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं वर्धन वंश में, ठीक है। वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था। चीनी यात्री हैंसोंग भी इस प्रकार के छठे महोत्सव में शामिल हुआ था। हर्षवर्धन के काल में भी हम किसको पढ़ रहे हैं, हैंसोंग को। हैंसोंग को हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये आपको वापस से याद रखना है, मैं अभी नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि हैंसोंग, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जो कौन सा यात्री किस समय आ रहा है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हैंसोंग कब आया था, मेगास्थनीज किसके काल में आया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम हैंसोंग पढ़ रहे हैं, हैंसोंग आया था हर्षवर्धन के काल में आ रहा है, ठीक है। आगे देखो, हर्षवर्धन ने संस्कृत में नागानंद, ये इंपॉर्टेंट है आपका, 3 नाटकों की जो रचना की थी हर्षवर्धन ने संस्कृत के, नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका, ठीक है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नाम से 3 नाटकों की रचना की है हर्षवर्धन ने बाण भट्ट, कादम्बरी व हर्षचरित के लेखक, मयूर सुबंध, ये सारी जो रचनाएं हैं, ये आप सारा अंडरलाइन कर रहे हैं ना, ये सारा काम का है आपको। जहाँ पे मैंने रचनाओं के लिए बोला है ना आपको कि रचनाओं के कौन कौन से किस रचनाकार ने कौन सी रचना की है, तो वो एक ही पेपर पे आप लिखते रहना आप अलग से कि हाँ ये जैसे कि समुद्रगुप्त के समय कौन कौन सा रचनाकार था, तो उसकी रचनाएं लिख ली। जैसे कालिदास ने क्या क्या लिखा था, तो कालिदास के आगे एक साइड में कालिदास लिखोगे, उसके आगे उसकी रचना। उसी प्रकार से हर्षवर्धन लिखोगे, हर्षवर्धन के आगे उसकी रचना, ठीक है। तो एक पेज पे यहाँ पे पूरा जो हो जाएगा आपका, पूरी रचनाओं का हो जाएगा कि किस शासक ने या किस रचनाकार ने कौन सी रचना की है, ठीक है। आगे देखो, ये हर्षवर्धन कालीन आपकी जो है एक मैप दे रखा है और ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। आगे देखो, आपका आता है आगे पाल वंश। हर्षवर्धन तो उसी समय वहाँ तक ख़त्म हो जाता है उसकी रचनाओं के साथ में। वैसे मैं आपको हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा और बता देती हूँ। हर्षवर्धन ऐसा व्यक्ति था कि उसने जो है अपना सब कुछ दान कर दिया था। इसको दानवीर बोला जाता है हर्षवर्धन को। इसके पास में जितना भी धन था, जितना भी राज्य था, उसका राजकोष था, तो हर्षवर्धन एक इसके लिए दानवीर के लिए भी माना जाता है। इसको सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है हर्षवर्धन को भी, ठीक है। तो इसी के साथ में इसका समापन होता है, क्योंकि उस समय उसने जो है अंतिम भी यही था, और उसने जो है उसने ये सब कुछ जो है दान में दे दिया था। पाल वंश देखो, इस वंश का उद्भव जो है बंगाल में लगभग 750 ईसा पूर्व में गोपाल से माना जाता है। अंडरलाइन करो, हर्षवर्धन का जो है, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि हर एक वंश का जो है स्थापक कौन था उसको आपको पता होना चाहिए, कौन सा सन में कौन सा शासक। तो पाल वंश जो है बंगाल में, ये बंगाल का क्षेत्र है पाल वंश जहाँ पर जो शासक क्षेत्र है वो बंगाल है, ठीक है। जैसे ही मैं बंगाल बोलूँ तो आपके दिमाग में पाल वंश आना चाहिए अब, ठीक है। मगध बोलूँ तो मौर्य वंश आना चाहिए, बंगाल बोलूँ तो पाल वंश आना चाहिए, ठीक है। तो लगभग 750 ईस्वी गोपाल से माना जाता है। पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल इस वंश का सबसे महान राजा था। उसने अपने राज्य कनौज तक विस्तृत किया। प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों के साथ त्रिकोणात्मक संघर्ष से, अब देखो आपका पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये जो 3 जो दे रखे हैं ना, ये तीनों आपको इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है। पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंश जो है, ये तीनों वंश एक टाइम पीरियड के हैं, मतलब कि तीनों साथ साथ में चल रहे हैं, ठीक है। इनका क्षेत्र जैसे कि स्टेट अलग अलग है, इनके स्टेट अलग अलग हैं, एक समय की जातियाँ हैं, एक समय के वंश है ये तीनों, और उस समय जो है ये तीनों वंश आपस में लड़ रहे थे सीमाओं के लिए, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर। जैसे कि पाल वंश में एक शासक आया, उसी समय राष्ट्रकूट का शासक और गुर्जर प्रतिहार का शासक, एक समय में तीनों शासक उस समय युद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में जो है युद्ध के विषय में तीनों वंश जो है जाने जाते हैं, ठीक है। इनका महत्व उनके तीनों एक साथ में स्थिति से, जो उनके बीच में जो हुआ है, युद्ध हुआ है, उनके बारे में जो है
हमें इन तीनों के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो त्रिकोणात्मक संघर्ष देखने को मिलता है इन तीनों वंशों में। उसके पुत्र उत्तराधिकारी देवपाल ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की। वह अपने राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। ठीक है, यहाँ पे ये राजधानी है, जैसे कि मैंने बोला ना, राजधानी सबकी अलग अलग होती जाती हैं, सबकी राजधानी देखने को मिलेगी आपको। तो ये राजधानी जैसे कोई भी क्षेत्र जीतते हैं तो वहाँ की वो अपनी राजधानी बना देते थे। ठीक है, तो इसने भी क्या कि पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। वह राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालदेव पुत्र को दूत आया था। देवपाल के बाद पालवंश की राजशक्ति शासकों की निर्बलता, गुर्जर प्रत्यार राजाओं के आक्रमणों के कारण क्षीण होने लगी। जैसे कि मैंने कहा कि तीनों में युद्ध रहा था, तो गुर्जर प्रत्यार जो है पालवंश को आक्रमण करके क्षीण कर देता है। नवे राजा महिपाल प्रथम के राज्यकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया था। ये गंगा तक के प्रदेशों को राजेंद्र प्रथम जीत रहा है चोल वंश का। 12वीं शताब्दी के मध्य तक पालवंश की शक्ति क्षीण हो गई। पालवंशी राजा बौद्ध थे। उनके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई। नालंदा तथा विक्रमशिला के प्रसिद्ध महाविहारों को उनका संरक्षण प्राप्त था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशय 10वें पाल राजा नयनपाल के राज्यकाल में, ठीक है, तिब्बत के राजा निमंत्रण पर वहाँ भी गया था। पालवंशी राजकला तथा वास्तुकला के महान प्रेमी थे। उन्होंने धीमान वीटपाल जैसे महान शिल्पियों के संरक्षण प्रदान किया। पाल युग के अनेक जलाशय दीनापुर जिले में भी बचे हुए हैं। तो अभी जो है इन तीनों के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इनका तीनों का जो युद्ध रहता है वह याद रहना आपको ज़रूरी है, और कहाँ पर ये है, उनका क्षेत्र और उनका प्रथम शासक। ठीक है, ये तीनों इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके दो ही हैं शासकों में, जिसके शासक आपको अच्छे से पढ़ने हैं, मौर्य काल और गुप्त काल। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो आज के लिए हम पालवंश पढ़ेंगे, कल हम राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रत्यार को आगे लेंगे। आज के लिए इतना ही, और जो आज पढ़ाया है उसको लर्न करना है, रिवाइज करना है। जो समझ में नहीं आता है मुझसे पूछना है, और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी आपका वीडियो आता है तो आपको तुरंत पता चल जाए कि अभी जो है क्लास शुरू हो चुकी है, क्या ये वीडियो जो है आ चुका है, तो आपको सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई वीडियो देखना होता है SST से रिलेटेड, या आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ भी आपको एक्स्ट्रा अगर आपको जानना होता है, पढ़ना होता है, तो भी आपको इसके ज़रिए जो है सब्सक्राइब के द्वारा पता चल जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स को इसको सब्सक्राइब कर लेना है एक बारी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।